नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का वाकया शुरू करने के पहले पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों ने ये लिखना शुरू किया कि साहब, ये अवैध संबंध और हत्या, ये सब कहानियां बहुत हो गई। पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनाइए। आप जो उस दौर की अपराध की घटनाएं सुनाते थे, एक बार फिर उसको शुरू करिए। देखिए, उस दौर के अपराध की घटनाएं तो उस दौर में ही दफन हो गईं। आज के दौर में जो घटनाएं हो रही हैं और जिनमें कोई न कोई मैसेज है, जिनमें कोई न कोई सावधानी बरतनी चाहिए थी, या जो घर के भीतर की घटना है और उसे बाहर लाना बहुत ज़रूरी है, ऐसी घटनाएं और हाल की घटनाएं, ताकि वर्तमान सामाजिक परिवेश और अपराध के रिलेशन को हमारे सुधी श्रोता समझ सकें। फिलहाल हमारे मन में यही बार बार विचार आता है, जिसकी वजह से मैं आपको हालिया घटनाएं बता रहा हूं। लेकिन फिर भी मैंने पुराने रिकॉर्ड्स एक बार फिर खंगालने शुरू किए हैं, जो मेरी डायरी या बाकी जगह लिखे हुए हैं, ताकि मैं कुछ इंसिडेंट्स यानी कुछ अपराध अगर मिल जाते हैं तो उस दौर की भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आज का वाकया राजस्थान प्रदेश से है। राजस्थान प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है झुंझुनू। झुंझुनू के पचेरी कलां इलाके के भालोट गांव से सुबह करीब करीब 7 सवा 7 बजे थाने पर और कंट्रोल रूम पर एक सूचना आई। सूचना ये आई कि भालोट गांव के भानाराम जाट, जो रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हैं और जिनकी गांव में छवि है, अच्छी छवि है कि वो पोस्ट मास्टर होकर रिटायर हुए थे, उम्र करीब 70 साल है। ये सूचना आई कि इनके घर में ही, इनकी चारपाई पर ही इनकी रात में किसी ने हत्या कर दी। पुलिस खैर मौके पर पहुंची और ये पता लगाना शुरू किया किसने सबसे पहले देखा, किसने शोर मचाया, कौन कौन आया, कौन कहाँ था, बॉडी कैसे थी। ये सामान्य सवाल हैं घटना को समझने के लिए, और ये भी समझने के लिए कि कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है। दो चीज़ें बेसिक होती हैं समझने के लिए, एक घर वालों का इन्वॉल्वमेंट, दो बाहर का इन्वॉल्वमेंट, तीसरा अगर बाहर का इन्वॉल्वमेंट है तो किसी गैंग का इन्वॉल्वमेंट या आपसी रंजिश, गांव आसपास के लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये बेसिक मोटा मोटी जो विश्लेषण होते हैं, फौरी विश्लेषण, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने पर ये पुलिस करती है, पुलिस कहीं की भी पुलिस। तो बहरहाल पुलिस वहां पहुंची और उसने वही पूछना शुरू किया, ये बात किसने सबसे पहले देखा, यानी बॉडी को किसने सबसे पहले देखा, क्या उससे इन्फ्रेंस ड्रॉ किया, और फिर उसके बाद कौन कौन लोग आए। तो ये पता लगा कि सुबह 6 बजे भानाराम जाट की पत्नी भतेरी देवी उनको चाय लेकर गईं। हर दिन वो सुबह 6 बजे उनको चाय देकर, बेड टी या मॉर्निंग टी जिसे आप कहते हैं शहर की भाषा में, वो सुबह की चाय लेकर गईं और उन्होंने देखा कि उनके पति भानाराम जाट का लहूलुहान शव चारपाई पर पड़ा हुआ था। ब्लड इतना निकला था कि गद्दा, उसके बाद तकिया, गद्दा, चारपाई और फिर नीचे फर्श पर काफी ब्लड गिरा हुआ था। इससे लग रहा था कि उनकी हत्या किसी धारदार हथियार से या गोली मारकर जरूर की गई होगी, जिसमें इतना खून रिसा है या इतना खून निकला है। खैर, पुलिस ने पंचायतनामा के दरमियान ही ये नोटिस कर लिया कि इस व्यक्ति को सिर पर गोली मारी गई है। रात में गोली मारी गई, घर में पत्नी भी थी, बहू भी था,
बहू भी थी और बेटा भी था, किसी ने नहीं सुना। ये थोड़ा ताज्जुब की बात थी। बाकी चीज़ें ये पता लगीं कि भानाराम जाट जो पोस्टमास्टर के पद पर रिटायर हुए थे, और रिटायर हुए भी उनको 10 साल हो गए थे। 2014 में वो रिटायर हो गए थे और रिटायरमेंट के बाद वो घर पर ही रहते थे। उनके 2 लड़के थे। उनका एक बेटा रोहिताश बाहर रह के कहीं छोटी मोटी नौकरी करता था, बहुत छोटी मोटी, कहीं क्लर्क, चपरासी या इस तरह की नौकरी करता था। और दूसरे बेटे, 2 ही बेटे थे, दूसरे बेटे राजेंद्र की मौत हो चुकी थी। बहरहाल पुलिस ने आसपास टोला पड़ोस में भी ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हो सकता है, कौन इनसे रंजिश रखता होगा, और वो भी ऐसी रंजिश कि रात में किसी समय घुसकर सिर में गोली मारकर उनकी हत्या हो गई हो। लोगों ने ये बताया मौके पे ही, जब एक तरफ एक सब इंस्पेक्टर पंचायतनामा भरता है, उसके बाद बॉडी सील करता है, करीब करीब 1.5 घंटे की प्रोसेस है ये, 1.5-2 घंटे की। 5 गवाह बुलाए जाते हैं, पांचों के सामने, यानी पंचों के सामने वो उनकी चोटें नोट की जाती हैं। लास्ट में एक कॉलम उसमें होता है राय पंचान, यानी ओपिनियन ऑफ द पर्सन्स दोज हु आर प्रेजेंट फॉर दिस इंक्वेस्ट, यानी पंचायतनामा को परफॉर्म करने वाले गवाहों की या पंचान की क्या राय है इस मृत्यु के बारे में। तो वो राय पंचान आप उसमें लिख दीजिए, पांचों के दस्तखत बनवा लीजिए, उसके बाद बॉडी को सील करिए, फिर वाहन बुलाइए और फिर वाहन से उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। ये करीब 1 घंटे की प्रोसेस होती है। पुलिस सामान्य रूप से ये करती है कि मौके पर जो पंचायतनामा भर रहा है, सब इंस्पेक्टर से नीचे का अधिकारी पंचायतनामा भरने के लिए अधिकृत नहीं होता है। इंस्पेक्टर भरे, सब इंस्पेक्टर भरे, या इंस्पेक्टर से ऊपर का भी कोई आदमी विशेष परिस्थितियों में, कोई अधिकारी विशेष परिस्थितियों में ही पंचायतनामा भर सकता है। तो जिस समय ये भरा जा रहा होगा उस समय थाने से आई हुई पुलिस और इंस्पेक्टर्स और बाकी और सब इंस्पेक्टर्स घूम कर पता करते हैं। पता करने का ये तरीका नहीं है कि किसी के घर में घुस गए और पूछा कि भाई कैसे हो सकता है। सबसे पहले कि भाई ये मकान किसका है, उनका साहब इसका है, तो इनके दक्षिण ये मकान है, पश्चिम ये मकान है, पूरब ये मकान है, दक्षिण से निकलने का रास्ता है, रास्ता पक्का है कि कच्चा है, ये सब चीज़ें कागज़ पर वो नोट करते हैं और इसी बातचीत में पूछते हैं कि पता तो ये लग रहा है कि आदमी बहुत भला था। सामने वाला अगर भरा बैठा है तो वो रिएक्ट करेगा, कह रहे कहाँ साहब, कौन कह रहा था भला था, या फिर नहीं साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा था, बहुत भला था, किसी की तरफ देखता तक नहीं था, कोई अगर सामने से निकल रहा है तो उसे, और उसने उसको दंड प्रणाम किया है, आशीर्वाद देता था, बुला के कभी कभी चाय पानी भी करा देता था। तो इस तरह की जो छोटी छोटी क्वालिटीज़ या छोटी छोटी शिकायतें हैं वो उस समय उस 1 घंटे में मोटे तौर पर पुलिस को पता लग जाती हैं। तो उस घंटे में भानाराम जाट के बारे में यही पता लगा कि नहीं, शरीफ आदमी हैं, लोगों की मदद करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, इनका किसी से कोई बैर, रंजिश, मुकदमा, भूमि विवाद कुछ नहीं है। पुलिस भी थोड़ा अच्छा, दूसरा पुलिस ने इस एंगल पे भी जांच करनी शुरू की कि क्या इनके पास इतना पैसा है कि लूट के उद्देश्य से, पैसा लेने के उद्देश्य से ऐसा किया गया होगा। वो भी बात सही नहीं निकली, क्योंकि न कोई संदूक यानी न कोई बॉक्स खोला गया, न कोई अलमारी खोली गई, न ही उनके तकिए के नीचे रखे हुए एक कपड़े में बंधे हुए पैसे थे, उनके बारे में खोजबीन की गई। तो ये तय हो गया कि शायद घर के भीतर ही कुछ न कुछ मामला पता लगना चाहिए। आसपास के लोगों से, फिर उसके बाद कुछ महिलाओं से बातचीत में ये हल्की हल्की सी बात पता लगी कि ससुर की बड़ी सेवा इनकी बहू मंजू करती थी। 2 ही बेटे थे, एक बेटा मर गया था, बड़ा बेटा जो रोहिताश था वो ज़्यादातर बाहर ही रहता था, इसलिए ससुर की सेवा
इनकी बहू मंजू किया करती थी। अगर कोई बात है तो मंजू ही बता सकती है। पुलिस ने पहले तो ये हुआ, पोस्टमार्टम होकर बॉडी आ गई, अंतिम संस्कार हुआ, फिर इसको बहू से पूछताछ के लिए महिला कांस्टेबल्स, महिला सब इंस्पेक्टर्स लगाई गई। बहू से पूछताछ शुरू हुई। बहू ने वही अपनी बात के साथ, बहुत अच्छे थे, बड़े बढ़िया थे, बहुत भोले थे और ऐसा था वैसा था, ये सब उन्होंने बताना शुरू किया। लेकिन इस बीच में बहू के मोबाइल की सीडीआर भी पुलिस ने निकाल ली। बेटे, बहू और मृतक तीनों के मोबाइल की सीडीआर निकाल ली। बहू के मोबाइल में बहुत से अटपटे नंबर थे। एक नंबर जिससे बहुत ज्यादा बात हो रही थी, उसका पुलिस ने फौरन मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन कराया। तो ये पता लगा कि ये 2-3 गांव दूर एक बड़ा तांत्रिक है जिसको मान सिंह उर्फ फौजी कहते हैं। फौजी उसको ज़्यादा कहते हैं। तो फौजी तांत्रिक के नाम से मशहूर एक आदमी का नंबर है। उसका नंबर भी, उसकी भी सीडीआर निकाली गई। उसमें तमाम दूर दूर के लोगों के नंबर थे। पुलिस को दोनों ही सीडीआर, यानी पत्नी की और उस तांत्रिक की, दोनों ही संदिग्ध लगी। कोशिश करके तांत्रिक को उठाया गया। तांत्रिक से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने थोड़ा सा जो इंटरोगेशन के नियम होते हैं या इंटरोगेशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको फॉलो करके तांत्रिक से बात करते समय ये फीलर दिया कि सब कुछ मंजू बता चुकी है, अब सिर्फ तुमको बताना है कि मंजू ठीक कह रही है या गलत कह रही है। 2-3 चीजों में जब पुलिस ने ऐसा किया और फिर वही सांस्कृतिक कार्यक्रम के मोड में जब पुलिस आई, तब मान सिंह ने कहा, 1 मिनट रुक जाइए, आपको सब पता लग ही गया है तो मैं भी बताता हूं। और फिर उसने एक सिरे से बताना शुरू किया। उसने बताना ये शुरू किया कि मृतक भानाराम जाट, जो रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे, उनके अपनी ही बहू मंजू से 25 साल से अवैध संबंध हैं। अवैध संबंध का पूरा कारण भी उस तांत्रिक ने बताया। तांत्रिक ने क्या बताया? तांत्रिक के पास मंजू गई अपनी परेशानियों का हल लेके। तांत्रिक ने साइकोलॉजिकल उनकी परेशानी को पढ़ा और फिर अपना काम शुरू किया, जो फर्जी वाले तांत्रिक या बाबा करते हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ? पूरी बात अगर नहीं बताओगे तो हमारे मंत्र का उल्टा असर पड़ेगा। तुम ये समझ लेना, आदमी घबरा के पूरी बात बताता है। तो उसी बातचीत में उस बाबा ने बताया कि 25 साल से बहू के ससुर से अवैध संबंध थे। मंजू का पति रोहिताश, जो बाहर नौकरी करता था, वो मुश्किल तमाम जो घरेलू जरूरतें थी उनको पूरा कर पाता था, और थोड़ा जिसको कहते हैं कि फैशन पसंद मंजू की वो ज़रूरतें रोज की नहीं पूरी कर पाता था, और इसी वजह से वो इन ज़रूरतों के लिए उसने अपने ससुर को रिझाना शुरू किया, और बहुत जल्दी ससुर भी डायरेक्ट हो गए। उन्होंने पैसा देना शुरू किया अपनी बहू को, और इसकी जानकारी उनके बेटे यानी रोहताश को नहीं थी। पैसा दिया, आप समझ सकते हैं कि जब उनकी ज़रूरतें क्यों पूरी कर रहे होंगे वो, और धीरे धीरे उसका शारीरिक शोषण शुरू किया। जब तक वो नौकरी में थे, बाहर पोस्टेड थे, रोहिताश यानी पति भी बाहर रहता था, तो ये पार्ट टाइम जॉब टाइप था इनका, भानाराम जाट का। 2014 में जब रिटायर होके आए तो ये फुल टाइम जॉब हो गया। आप अंदाज लगाइए कि मंजू यानी मृतक की भाभी, उसके 2 बेटे ही बेटे हैं। बड़ा बेटा 25 वर्ष का, छोटा बेटा 22 वर्ष का, यानी उम्र उसकी भी 45-46 के आसपास होगी। जब ये फुल टाइमर हो गए, भानाराम जाट यानी ससुर जी जो थे, तो
उसने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों से बातचीत शुरू की। महिलाओं में आपस में बातचीत करते करते ये पता लगा कि एक बहुत बड़े तांत्रिक हैं, फौजी बाबा मान सिंह उर्फ फौजी तांत्रिक। मान सिंह उर्फ फौजी तांत्रिक के यहाँ जाकर मंजू ने संपर्क किया और देखा कि ये परेशान है। तांत्रिक ने फौरन उसको पढ़ लिया, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है और कितना इसका शोषण किया जा सकता है, आर्थिक रूप से भी और दैहिक रूप से भी। इसीलिए उसने बातचीत जैसे समस्या सुनी, उसके बाद उसको डराना शुरू किया, इम्प्रेस करना शुरू किया। उसने कहा कि मैं यूपी के बनारस के मणिकर्णिका घाट पर रहता था। वहाँ पर मेरा पालन पोषण लाल बाबा ने किया। मणिकर्णिका घाट पर तांत्रिक साधना करने वालों में एक लाल बाबा, पीले वाले बाबा, हरे बाबा, चित्त बाबा, पट्ट बाबा, इस तरह के बाबा वहाँ टेढ़े मेढ़े नाम के हैं, जो अपनी पूरी साधना यानी अवघड़ साधना, अवघड़ पंथ के तो नहीं कहेंगे, अवघड़ साधना ये मणिकर्णिका या दशाश्वमेध घाट पर ही करते हैं। ज़्यादातर ये अपनी क्रियाएं जलती हुई शमशान की चिताओं और अधजले शवों के साथ करते हैं। ये बात तांत्रिक ने उसको बताई कि शमशान घाट के आधे जले हुए शवों के मांस खाकर मैंने ये तंत्र विद्या प्राप्त की है और यह सिद्धि 62 दिनों में मैंने प्राप्त कर ली, क्योंकि हमारे गुरु लाल बाबा का मेरे ऊपर विशेष प्रभाव था या विशेष आशीर्वाद था। ऐसा उसको मंत्र मुग्ध कर दिया या ऐसा उसको आश्चर्यचकित कर दिया या ऐसा उसको डरा कर उसके मन में या उसके मस्तिष्क में ऐसी भावना पैदा कर दी इस तांत्रिक ने कि उसे लगा कि जो कुछ भी हैं, यही सिद्ध हैं, यही पुरुष हैं, ये सब कुछ यही हैं। फिर उसको एक और लालच दिया उस फौजी बाबा ने, फौजी तांत्रिक ने। ये कहा कि हमारी जो योग साधना है मणिकर्णिका घाट की, लाल बाबा ने जो हमको अधजले शवों को खिला खिला कर जो विद्या हमको अर्जित कराई है, उसका सबसे बड़ा प्रयोग हम लोग गड़े हुए धन का पता करने में लगाते हैं। अगर कोई अनक्लेम्ड गड़ा हुआ धन मिल जाता है तो हम उसे सब निकाल लेते हैं और फिर हम अपनी जो लग्जरी लाइफ कहते हैं, लेविश लाइफ, वो व्यतीत करते हैं। मंजू को लगा कि बड़ा पैसे वाला है, ये जब चाहेगा तब पैसा इसके पास आ जाएगा, किसी के गड़े हुए धन को ये देख लेगा, निकाल लेगा, हमको भी देगा, खुद भी इस्तेमाल करेगा। वो पूरी तरह से उसकी बातों में आ गई। मंजू ने उसकी बातों में, उसके बहकावे में आकर नारनौल में एक किराए का मकान उनको ले दिया और कहा कि बाबा आप हफ्ते में एक दिन इस मकान में आए, क्योंकि आप तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, इतनी भीड़ होती है कि हमें पूरा दिन बर्बाद करना पड़ता है। शनिवार या रविवार को आप यहाँ पर आएँ और आसपास के लोगों को पता होगा कि आप शनिवार या इतवार को आते हैं, तो इत्मीनान से थोड़े से लोगों से बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान कर देंगे। मंजू जब वो किराए के मकान में आ गए तो जब उनके आने के 2 दिन पहले मंजू वहाँ पहुँच जाती थी, पूरा दिन उनके साथ रहती थी और फिर जाते समय वो तांत्रिक बाबा मंजू को छोड़ने के लिए उसके ससुराल तक भी जाने लगे। आप समझ ही सकते हैं उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा कि कितने कह सकते हैं कि कितने करीब के संबंध दोनों के बीच हो गए। मंजू और मान सिंह के अफेयर का पता ससुर भानाराम को लग गया। हर घर में महिलाएं हैं, महिलाओं हमेशा चमत्कार की तरफ आकर्षित होती हैं। चमत्कार क्या होगा, फर्जी चमत्कार की तरफ। और भी महिलाएं जब बाबा के यहाँ गांव की जाने लगीं तो ये पता लगा कि मंजू वहाँ की परमानेंट फीचर बन गई है।
ये बात धीरे धीरे भानाराम के कान में पहुंच गई कि मंजू और मान सिंह के बीच कुछ चल रहा है। इसको चेक करने के लिए भान सिंह ने सबसे पहले जो खर्चा वो मंजू को दिया करता था, जो पैसा वो मंजू को दिया, सरकारी कर्मचारी था, पेंशन भी अच्छी खासी मिलती थी, तो जो पैसा वो दिया करता था उसने तत्काल प्रभाव से वो पैसा देना बंद कर दिया। पेंशन मिलने के 1-2 दिन बाद मंजू सामान्य रूप से जाती थी, वो पैसा निकाल के दे देते थे। इस बार गई, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, तुम्हारे बारे में मुझे अलग अलग तरह की बातें अलग अलग लोगों से पता लग रही हैं। बात मंजू भी समझ गई कि इनको बुढ़ऊ को शक हो गया है। लिहाजा उन्होंने अगले इतवार शनिवार को ये बात तांत्रिक को बताई कि हमारे ससुर को अब शक हो गया है और ऐसा लगता है कि अभी पैसा उनके पास ही है, कहीं ऐसा न हो और लोगों को बता दें तो हमारे और आपके लिए दिक्कत हो जाए। मान सिंह ने कहा ऐसा नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मान सिंह ने फौरन बिहार के अपने एक चेले जितेंद्र उर्फ ब्रिजेन सिंह से संपर्क किया, जो चचारही बिहार के रहने वाले थे, और ये कहा कि 2 आदमी हमें चाहिए, बड़ा काम कराना है। उन लोगों में बातचीत हुई, एक आदमी भेजा गया, एडवांस पेमेंट हुआ और 2 लोग वहां से फौरन आ गए। अमित और छोटू अपना अपना सामान लेके आ गए। उनको जगह दिखा दी गई, मकान दिखा दिया गया, दरवाज़ा दिखा दिया गया, यहाँ तक कि वो कमरा भी दिखा दिया गया जहाँ रात में भानाराम जाट सोया करते थे। फिर वही 1 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद जब भानाराम जाट सो गए, दरवाज़ा मंजू ने खोल दिया। छोटू और अमित दोनों आए और सोते हुए उनके कनपटी पर कट्टा लगाकर गोली चला दी। 2 गोलियां दोनों ने मारी एक एक करके और चुपचाप कपड़ा झाड़ते हुए निकल गए। पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई गोलियों की आवाज़ नहीं हुई, कम हुई या इतनी नहीं हुई कि लोग उस पर ध्यान दें। खैर, उसके बाद अपना फौरन वहां से निकले और बिहार चले गए। दोनों ही बिहार के रहने वाले थे। बहरहाल पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों आरोपितों अमित और छोटू, इनकी डिटेल भी मिल गई है। पुलिस इनको बिहार में जाकर तलाश कर रही है। बहरहाल जितेंद्र सिंह भी गिरफ्तार हो गए, जो इनके मैनेजरियल, जो इनके मैनेजर थे, भाड़े के हथियारों को उपलब्ध कराने की कंपनी के मैनेजर जितेंद्र सिंह उर्फ ब्रिजेन सिंह, जो चचारही के रहने वाला था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आज की घटना देखिए। आज की घटना में को तरतीबवार शुरू करने के पहले घटना के पात्रों की उम्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप उसको ध्यान से सुने। मृतक भानाराम जाट 70 वर्ष, उनकी बहू मंजू उम्र करीब 48 वर्ष, मंजू का बड़ा बेटा विपिन 25 वर्ष, छोटा बेटा अभिषेक 22 वर्ष और मान सिंह उर्फ तांत्रिक, जिनका बाद में मंजू से संबंध हो गया, उसकी उम्र करीब 50 वर्ष। अब आप ये समझिए कि जितने प्लेयर हैं सब 50 के ऊपर हैं। मृतक 70 साल का, बहू वो भी लगभग 60 साल की, 50 साल की, 48 साल की थी। प्रेमी वो भी 50 साल का। अब आप सोचिए, क्या उम्र के बारे में कहा जाए, लोग बच्चों को दोष देते हैं, जवानी को दोष देते हैं, टीन एज को दोष देते हैं कि साहब ये देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने भी कह दिया कि ये उम्र गदह पचीसी की उम्र है। आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इनका क्या कहा जाए। 25-25 साल के बच्चे जिसके हों, 10 साल जिसके रिटायर हुए हो गया हो, अब इसको कौन सा नाम दिया जाए।
रही बात बिहार से बुलाकर अपराधियों से इस तरह का काम कराने वाले, कहाँ बिहार, कहाँ राजस्थान का झुंझुनू। अभी आपने सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दो बदमाशों की गिरफ्तारी के बाबत सारे चैनल्स पे, सारे अखबारों में पढ़ा होगा। ये दोनों भी बिहार के थे। बिहार के का गांव, बिहार के चंपारण जिले के दोनों रहने वाले थे। एक का नाम सुनील पाल, दूसरे का नाम विक्की गुप्ता था। और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग थे, बदमाश थे। और पहली बार इनकी टास्किंग हुई थी। इनको बुलाया गया, मुंबई में बहुत अच्छे मकान में रखा गया और उसके बाद उन्हें रैकी कराई गई, फायरिंग की प्रैक्टिस कराई गई। एक सुनील पाल स्कूटर चला रहा था और विक्की गुप्ता पीछे से उसने 5 गोलियां सलमान खान के मकान पर फायर की थी। पूरा बॉलीवुड हिल गया था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने बार बार सलमान खान को मारने की बात कही थी। क्योंकि बिश्नोई बिरादरी राजस्थान में ऐसी है जो काले हिरन को ईश्वर की तरह पूजती है, और कोई लेना देना उनका, कोई जाति नुकसान सलमान खान ने किसी का नहीं किया था। लेकिन चूंकि काले हिरन के शिकार के आरोप में उन पर मुकदमे दर मुकदमे चले, तारीख दर तारीख लगती रही, हल्ला खूब होता रहा, अखबार और टीवी खूब चिल्लाते रहे। इसी बात से आहत होकर कि हमारे सबसे पूजनीय जो जानवर है, या कह लें ब्लैक, काला हिरन है, उसकी हत्या इसने की थी, इसलिए हम इसको मारेंगे। ये दोनों भी बिहार से भाड़े पर लाए गए थे। आज के वाकये में जो दोनों शामिल थे वो भी बिहार से भाड़े पर लाए गए थे। देखिए, मैंने कम से कम 10 ऐसी घटनाएं पिछले साल भर में बताई हैं जिसमें भाड़े के हत्यारे बिहार से लाए गए। हालांकि भाड़े के अपराधियों की सबसे बड़ी मंडी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर। हर किस्म के छोटे बड़े, एडवांस, पुराने, ट्रेडिशनल, हर तरह के भाड़े के हत्यारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। भाड़े के हत्यारों की कंपनी चलाने वाले जो सरदार और मैनेजर लोग हैं, आप संपर्क करिए बेलौस होकर, वो आपका काम करा देंगे। पर ये भाड़े के अपराधियों की मंडी आज के मॉल से इसको कंपेयर करिए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जहाँ ये दुकानें खुली हुई हैं, तो इनका रेट बहुत हाई होता है। हाई रेट, अच्छा वेपन। जैसे ही आप बात करेंगे आपको वेपन का नाम बता दिया जाएगा कि आपको जो लड़के मिलेंगे उनके पास ये वेपन हैं, अचूक वेपन हैं और चलाने वाले बहुत अच्छे हैं। तमाम, जैसे साड़ी बेचने वाला क्वालिटी आपको बताएगा कि बहन जी ये जो है इसकी बैकग्राउंड आजकल बहुत चल रही है, और ये जो कलर है वो फलां फिल्म में फलां हीरोइन ने इसको पहना था। एक से एक मजबूत है, और आप इसको चाहे 5 साल तक पहनिए, ड्राई क्लीन कराते रहिए, बस ये हमेशा नई रहेगी। या सूट बेचने वाले, या कपड़ा बेचने वाले, बर्तन बेचने वाले अपने बर्तन की 10 जो फ़ायदे हैं उसके, या 10 गुण जो हैं वो आपको बताएंगे। ठीक इसी तरह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मंडी है, इसमें वो महंगा उनका रेट भी है, अच्छा वेपन है, अच्छी क्रिमिनल हिस्ट्री है, बहुत अच्छे ड्राइवर भी हैं, खूब स्मार्ट हैं, और इनका एडवांस वो 1 लाख से शुरू होता है। 1 लाख से नीचे ये एडवांस की बात नहीं करते। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भाड़े के अपराधियों की मंडी है। अच्छा, इससे विपरीत बिहार में भाड़े के अपराधियों की मंडी 4-5 जिले बहुत नोटोरियस हैं जहां से लोग भाड़े के हत्यारे मंगाते हैं। गोपालगंज, दरभंगा, गया, मोतिहारी, रोहतास और चंपारण। वैसे तो पूरे बिहार को आप एक यूनिट मान के चलें, लेकिन जो मैंने आपको एपिसोड्स सत्य घटनाओं के बताए हैं उनमें ज़्यादातर इन्हीं जिलों से भाड़े के हत्यारे बुलवाए गए थे।
इस मंडी की, बिहार के अपराधियों की या बिहार के भाड़े के अपराधियों की इस मंडी की तुलना, या इसको आप यूं समझ लें कि ये गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार की तरह है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले तो मॉल जैसा उनका रेट है, और ये इसकी तुलना गांव के साप्ताहिक बाजार से आप समझिए, जहां एडवांस का रेट 10,000 से शुरू होता है। मॉल वाले की कीमत तो 1 लाख से, एडवांस उसका 1 लाख से शुरू, यहाँ 10,000 से ही शुरू कर देते हैं, और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तीसरा ये कि उनके पास सस्ते वेपन, मुंगेर ब्रांड वाले, मुंगेर ब्रांड का चाहे स्टेन ले लीजिए, चाहे 9mm की पिस्टल ले लीजिए, चाहे 38-32 की रिवॉल्वर ले लीजिए, सब आपको 5,000 से 8,000 की रेंज में मिल जाएंगे। आप चले जाइए कुटिया के भीतर, किसी खपरेल के भीतर चले जाइए, अपने पसंद का सामान लीजिए और पैसा दीजिए, सामान लेकर आइए। न तो आपको अपनी पहचान बताने की झंझट है, न उनको पहचान लिए जाने का डर है कि जाके बताएंगे साहब ये काला पीला आदमी था, वो हथियार बेच रहा था। कोई डर नहीं है। और ये लंबे लंबे सफ़र पर, मान लिया बिहार के इस मंडी से आपने 2 आदमी खरीदे काम कराने के लिए, और इनको आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में या गुजरात में बुलाया, तो ये ट्रकों पर बैठ के आराम से 150 रुपए का किराया दे के चले जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये ट्रेन से या हवाई यात्रा आपसे का टिकट मांगें या उससे जाएं। ये चुपचाप 50 रुपए दे के एक ट्रक यहाँ से उतनी दूर, फिर दूसरी वहाँ से, फिर वहाँ से, मालवाहक ट्रक पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाने के लिए उपलब्ध होते हैं। इनकी एक्सपर्टाइज भी होती है कि कौन सा माल लेके कौन कहाँ जा रहा है, उसी में बैठे 100 रुपये ड्राइवर को दिए और निकल लिए। और कोई ज़्यादा आप इनको आदमी की या टारगेट की पहचान करा के आराम से सोइए। ये बिल्कुल हाई फाई नहीं होते। ये रेलवे स्टेशन पर सो जाएंगे और बस अड्डों के ढाबे पर खाना खा लेंगे, सवेरे सवेरे सुलभ शौचालय का इस्तेमाल कर लेंगे, वहाँ नहा भी लेंगे। तो कोई इनका कोई बहुत टिटिम्मा नहीं है। इनका मतलब सस्ता, सुलभ और भरोसेमंद ये इस तरह के भाड़े के हत्यारे होते हैं। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा नाटक है। होटल में रुकेंगे, गाड़ी बहुत अच्छी वाली मिलनी चाहिए इनको, टिप टॉप रहेंगे, बिल्कुल लकालक कपड़े पहनेंगे और विदेशी हथियार का प्रयोग करेंगे। इसीलिए ये सस्ते, सुलभ और भरोसेमंद होने के कारण आज भी बिहार के किराए और भाड़े के हत्यारे वो ज़्यादा डिमांड में हैं। उनको ट्रेल करना पुलिस के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहीं भी सो लेंगे, कहीं से भी चल देंगे। आप सीसीटीवी फुटेज मौके की अगर आपके पास हो भी, तब भी इनको राजस्थान के क्राइम में या गुजरात के क्राइम में हत्यारों की या अपराधियों की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग भी जाएगी तो वो क्या कर लेगी पुलिस, कैसे पहुंचेगी? बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असंभव है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखिए कि रिटायर्ड पोस्टमास्टर ने, इसने तो सारे रिश्ते तार तार कर दिए। मंजू की डिमांड पूरी करता रहा और उसको पैसे देता रहा और उसका उस एवज में उसका शारीरिक शोषण करता रहा। और ऐसा उसने 1-2 साल नहीं, 25 साल तक किया। बहुत होते हैं 25 साल। रिटायर होकर घर आ गए तो बहू के साथ वो जो पहले के पार्ट टाइम का रिश्ता था, अब वो फुल टाइमर हो गए। लड़का बाहर है, एक लड़का मर चुका है, अकेले हैं, पत्नी, बुजुर्ग पत्नी है और जवान बहू है। बिल्कुल फुल टाइमर हो गए और जितना वो पैसे मांगती थी उतना वो देने लगे। लेकिन महिला है वो। अब 10 साल से कोई तंग कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, ब्लैकमेल कर रहा हो या पैसों की एवज में कुछ और डिमांड कर रहा हो, तो वो भी आज ही जाने लगी। पति इतना पैसा उसको तनख्वाह में नहीं मिलता था कि वो उसकी भी ज़रूरत पूरी हो। जबकि पोस्टमास्टर साहब को ये चाहिए था कि उनको अपने बेटे की आर्थिक हालत का अंदाज़ा था और ये भी अंदाज़ा था कि उसकी बहू भी थोड़ा बहुत खर्चीली है या बहू की भी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी हैं, तो पैसा वो अपने बेटे को देते और बेटा लामहला
वो पत्नी तक पहुंचाता, या पत्नी की ज़रूरतें, जो पैसा वो बहू को दे रहे थे वही अगर बेटे को देते तो बेटा उसका अच्छे से इस्तेमाल भी करता, और उसकी पत्नी यानी मंजू उसको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनका दिमाग तो कहीं और लगा था, और इसीलिए वो बहू से डायरेक्ट हो गए। ये हरकत मानाराम जाट ने तब की जब उसके 2 बेटों में से एक बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। पुत्र शोक मामूली शोक नहीं होता, लेकिन ऐसे शोक के बावजूद भी वो इस तरह के काम में लगे रहे, और जैसे ही उसको तांत्रिक से संबंध होने का पता चला, उसने फौरन पैसा यानी आर्थिक मदद देनी मंजू को बंद कर दी। और मंजू को जब पैसे नहीं मिले, उसने सारी बात तांत्रिक को बताई, और बाकी सारा काम तांत्रिक ने कर दिया। ये जो फर्जी वाले तांत्रिक बाबा और मौलवी होते हैं जो करते हैं, आप समझ सकते हैं वो क्या करते हैं। देख लिया कि ज़रूरतमंद है, परेशान है, पैसा मिलना बंद हो गया है, बस शुरू हो गया शारीरिक आर्थिक शोषण, दोनों शुरू हो गया। और फिर जब देखा कि वो ज़्यादा शारीरिक शोषण में विश्वास कर रहे हैं तांत्रिक, तो उन्होंने फौरन कहा कि पहले उस बुढ़े को रास्ते से हटाइए, मैं परेशान हो गई हूँ। फिर तांत्रिक ने वही किया जो सारे ये फर्जी वाले बाबा और तांत्रिक करते हैं। भाड़े के हत्यारे बुलवाए और इसके मंजू के ससुर को उसका कत्ल करा दिया। इसलिए घर और समाज दोनों का ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह के फर्जी बाबा और तांत्रिक के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अब क्या बताऊं, मैं बार बार बताता हूं कि महिलाएं ही इनके चक्कर में पड़ती हैं, और महिलाओं का ही शोषण होता है। बाद में इन्हीं महिलाओं का नुकसान भी होता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।